everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमने पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे। हमने सारे देख लिए थे कि कैसे पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अब हम क्लास वाइज क्या करेंगे, लेक्चर्स लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास वाइज ही इनको देखेंगे कि हमारी जो पोम्स थी उनमें क्या क्या यूज़ हुआ था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि आपको बताना पड़ जाता है कि भाई इस पोम में क्या राइम स्कीम यूज़ हुई थी, इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में क्या यूज़ हुआ था और फिगर ऑफ स्पीचेस क्या क्या यूज़ हुए थे। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। तो हम जो है पोएट्री के देखेंगे कि किस तरीके से होने चाहिए। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो राइम स्कीम क्या चीज़ होती है, पहले ये देख लो। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आपकी राइमिंग होती है चीज़ों की, है ना। और देयर आर नंबर ऑफ राइम स्कीम्स यूज इन पोएट्री। काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की राइम स्कीम्स होती हैं पोएट्री में। एक होती है आपकी ऑल्टरनेट राइम। ऑल्टरनेट राइम को हम क्या बोलते हैं? ए बी राइम स्कीम। ए बी राइम स्कीम को बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन से राइम करती है और सेकंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन से राइम करती है, इसलिए इसको ए बी करके डाला गया है। ठीक है, और जितनी होती जाती है आगे, फिर नेक्स्ट टेंजा की बात करोगे तो उसको सी डी, उसके नेक्स्ट टेंजा ई एफ, इस तरीके से बात होती है। एक होता है आपका बेलार्ड। बेलार्ड जो होता है वो 3 8 लाइन के स्टेंजाज होते हैं, है ना। और उसमें मतलब हर क्या होता है इस तरीके से, मतलब 8 लाइन का एक स्टेंजा होता है और ऐसे करके 3 स्टेंजाज होते हैं एक बेलार्ड में कम से कम। ठीक है, जैसे अब उसमें क्या राइम स्कीम चलती है वो आप इस हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, मोनोराइम। मोनोराइम क्या होती है आपकी कि भाई इट इज़ अ पोम इन विच एवरी लाइन यूजेज द सेम राइम स्कीम। ठीक है, मोनो से ही समझ जाओ सिंगल राइम, है ना। तो इसमें हर लाइन में सेम राइम स्कीम चलती है। कपलेट, कपलेट से समझ जाओ कि भाई पेयर, कपल, कपल की बात हो रही है कि इसमें पेयर वाली चीज़ होती है। मतलब क्या होता है कि भाई फर्स्ट लाइन ए है तो सेकेंड लाइन भी ए होती है, सेकेंड लाइन बी है तो फोर्थ, थर्ड लाइन बी है तो फोर्थ लाइन भी बी। मतलब फर्स्ट और सेकंड राइम करती हैं आपस में, फिर थर्ड और फोर्थ राइम करती हैं। जैसे कि हम ऑल्टरनेट राइम में क्या कर रहे थे, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही थी आपस में और सेकंड और फोर्थ कर रही थी। कपलेट में क्या होता है आपका, फर्स्ट और सेकंड लाइन एक साथ राइम कर रही होती है, फिर थर्ड और फोर्थ एक साथ राइम कर रही होती है, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ राइम कर रही होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ राइम स्कीम्स हैं। फिर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से समझ जाओ, जब कपलेट था, कपल था तो 2 की बात हो रही थी। अब ट्रिपलेट है तो 3 की बात होगी कि 3 लाइंस जो हैं एक साथ कॉन्जिक्यूटिवली राइम करती हैं। इनक्लोज्ड राइम, इनक्लोज्ड राइम में क्या होता है आपका कि जो फर्स्ट लाइन होती है और जो फोर्थ लाइन होती है वो राइम करती है। ठीक है, और जो बीच वाली लाइन्स होती हैं वो भी राइम कर रही होती हैं। फिर आपका है टर्जा रीमा राइम स्कीम। टर्जा रीमा राइम स्कीम अच्छे से देखना। इट यूजेस टर्सेट्स, 3 line stanzas. Its interlocking pattern on end word follows ABA, BCB, CDC, DED and so on, where the first and third line of a stanza rhyme with the second line of the previous stanza. देखो टर्जा से याद रखना टर्सेट, टर्सेट का मतलब 3 लाइन का एक स्टेंजा होगा। उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड से कर रही होगी, सॉरी थर्ड से कर रही होगी राइम, और जो सेकंड लाइन है ना वो अगले स्टेंजा के फोर्थ और सिक्स्थ से राइम कर रही होगी। वही बात तुम्हें यहाँ बोली गई है कि जो दूसरा सेकंड स्टेंजा होगा, जो सेकंड स्टेंजा होगा उसकी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन जो उससे पहले वाला स्टेंजा गया उसकी सेकंड लाइन से राइम कर रही होंगी। ठीक है, समझे। मतलब ये तुम्हारा सेकंड स्टेंजा, इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन किससे राइम कर रही होंगी, फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड से। वापस देखो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन अब उसके पिछले वाले जो स्टेंजा थे उसके सेकंड से कर रही होंगी। ऐसे ही आगे चलता रहेगा जितना भी है। तो ये क्या हो जाती है आपकी टर्जा रीमा राइम स्कीम हो जाती है। फिर आता है आपका लिमरिक। लिमरिक क्या होती है, 5 लाइन की पोम होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कपल्ड राइम्स स्कीम्स होती है, बट बाद में क्या होता है 3 और 4 जो हैं वो अलग मैच करती हैं 1 और 2 से। मतलब एक 5 लाइन की पोम है, ठीक है, जिसमें जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं वो कपल्ड होंगी, मतलब वो दोनों आपस में राइम कर रही होंगी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ लाइन है वो वापस से ऊपर वाली लाइन से राइम कर रही होंगी, मतलब बीच वाली अलग होगी, 5 में से थर्ड अलग होगी और इस तरीके से राइमिंग होती है।
विलेनिल, विलेनिल क्या होती है? एक 19 लाइन की पोम होती है जिसमें 5 टर्सेट्स होते हैं और 1 क्वार्टरीन। 5 टर्सेट्स का मतलब हो गया 5 3 लाइन के स्टैंजास होते हैं इसमें। 5 5 स्टैंजास कैसे होंगे? 3 लाइन के, ठीक है? 5 स्टैंजा, ठीक है? तो 5 कितने हो गए? 5 3 ज़ा 15 और एक क्या हो जाता है? क्वार्टरिन। क्वार्टरिन क्या होता है? 4 लाइन का 1 स्टैंजा, ठीक है? 4 लाइन का 1 स्टैंजा। तो विनालेल क्या होता है? जिसमें 19 लाइन की एक पोम होती है जिसमें 5 3 लाइन वाले स्टैंजा होते हैं और 1 4 लाइन वाला स्टैंजा होता है, ठीक है? उसको अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप इस राइम स्कीम से उसको डिस्क्राइब करते हो, है ना? A1 BA2 AB A1 AB A2 AB A1 AB A2 और फिर बाद में लास्ट में इस तरीके से कि जब हम पोम करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है? और वैसे इतना आता नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आता, बट आपको आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। टर्ज़ा रीमा राइम स्कीम में क्या है? जो स्टैंजा है वो 3 लाइन का होता है जिसमें पहले वाले में तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो राइम करेगी आपस में, फिर उसका जो अगला स्टैंजा होगा उसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन पिछले वाले स्टैंजा के सेकंड से राइम करेगी और ऐसे ही आगे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है? लिमरिक क्या होती है? एक 5 लाइन की पोम होती है जिसमें पहली फर्स्ट 2 लाइनें जो हैं वो राइम करती हैं, है ना? कपल्ड राइम स्कीम मतलब कपलेट वाली जो हमने पढ़ी थी उस तरीके से होती हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ लाइन होगी आपकी वो वापस से उन्हीं राइम से मैच कर रही होगी फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है? चलो अब हम पहली पोएम की बात करते हैं। हमने पहली पोएम देखी थी माय मदर एट 66। इसमें राइम स्कीम क्या यूज़ हुई, इसमें कौन-कौन से पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, वो देखते हैं और वो हम कैसे देखेंगे? पोएम के अकॉर्डिंग, स्टैंजास के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमारा जो पहला स्टैंजा था, चलो इसकी पहले मैं चलो स्टैंजा पढ़ते हैं फिर राइम स्कीम बताऊँगी। स्टैंजा है हमारा ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मंडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथेड हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी लाइन राइम करती हुई दिख रही है? यहाँ कोई राइम स्कीम है ही नहीं, ठीक है? कोई लाइन एंड में राइम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है? तो आप सिंपल लिख सकते हो नो राइम स्कीम। चलो राइम स्कीम की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? तो तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे वोवल ओ का साउंड आ रहा है। वोवल ओ का साउंड कैसे आ रहा है? वो देखो, कोचिन, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? मॉर्निंग। फिर उसके बाद नीचे देखो, यहाँ पे वापस हो रहा है मदर, फिर डोर्स ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें ओ का साउंड सुनाई दे रहा है हर जगह। को, मो, डो, ओ, इस तरीके से जो साउंड सुनाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉवल्स का साउंड सुनाई दे रहा है बस, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है? तो यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे हमें ओ वाली आवाज़ आ रही है। सॉ में भी ओ की आवाज़ आ रही है, डोज़ में आ रही है, ओ आ रही है ना? और कॉप्स में आ रही है। तो यहाँ थ्रू आउट दिस स्टैंजा आपको वॉवल की आवाज़ आ रही थी, इसलिए आपने उसको क्या कंक्लूड किया? अजोनेंस, ठीक है? नेक्स्ट स्टैंजा देखो, दैट शी वाज़ एज़ कोल्ड एज़ शी लुक्ड बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the Mercy children out of their homes, but after the airports. Security checks standing a few yards away. I looked again at her, वैन और पेल। तो एक तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कंजक्शंस जो है वो हटे हुए हैं और किससे? कॉमा से सेपरेट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हारा क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंस यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है एस और टी का, है ना? ठीक है? कॉन्सोनेंस में क्या होता है? चाहे मिडिल हो, बिगनिंग हो या एंड हो, अगर साउंड आ रहा होता है तो आप उसको लिखते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ देखो, वॉज, एस, एज, है ना? इस तरीके से आपका जो है सी का साउंड आ रहा है काफ़ी सारा, ठीक है? और टी का भी इसी तरीके से साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखो दैट, दो, है ना? इस तरीके से एट, ये जो साउंड आ रहे हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट के, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है आपका। उसके अलावा यहाँ पे इमेजरी है, क्योंकि इमेजरी क्या है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन ही कर रहे हैं ना चीज़ें।
हम तो एक पोएट्री के थ्रू इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजरी भी हो रहा था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ रिपिटेशन भी था, लुक्ड वाला जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है यहाँ पर। ये देखो लुक्ड, लुक्ड, है ना? तो ये क्या हो गया आपका, रिपिटिशन भी हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे आपने ये तीनों लिखे हैं। As late as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. पहली चीज़ तो तुम्हें यहीं से पता चल गई, बार-बार स्माइल, स्माइल, स्माइल आ रहा है, तो रिपिटेशन हो रही है। एक तो तुमने लिख दिया रिपिटेशन, ठीक है? कोई राइम स्कीम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो सिमिले क्यों बोला? सिमिले इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो एज़ लगा हुआ है, एज़ लगा के मदर के फेस को विंटर्स मून से डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। तो जब भी एज़ लगाकर कोई चीज़ डायरेक्टली कंपेयर की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है। क्लियर हो गया? ईज़ी है, ऐसे बताना है आपको, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिर हमने पढ़ी थी कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में भी कोई राइम स्कीम नहीं है। देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। कहीं भी राइम नहीं है एंड तक, ठीक है? कहीं भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि कोई राइम स्कीम नहीं है। उसके अलावा तुमने दूसरी चीज़ नोटिस की, यहाँ पर तुम्हें वॉवल का साउंड आ रहा है, ठीक है? वॉवल का साउंड आ रहा है तुम्हें, है ना? नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म सो मच, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें ओ और ई की आवाज़ काफ़ी आ रही है ना? इसलिए ये क्या है, तुम्हारा अजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे वॉवल्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, है ना? यहाँ पे देखो वी, वी, है ना? तुम्हें यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, टू, ओ की आ रही है ना? इस तरीके से आप जब देख रहे हो, है ना? तब आप क्या कर रहे हो, 4 में आ रही है आपको फो, ऑन में आ रही है ओ की आवाज़, ऑफ में आ रही है ओ की आवाज़। इस तरीके से आपको थ्रू आउट अगर दिख रहा है कि वॉवल्स का साउंड चल रहा है, तो आप उसको अजोनेंस लिख दोगे, ठीक है? एनाफोरा, एनाफोरा क्यों? क्योंकि दोनों लाइन्स में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में लेट्स रिपीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे लेट्स रिपीट हो रहा है दोनों लाइन में और बिगिनिंग में हो रहा है, इसलिए क्या है, एनाफोरा। स्टार्टिंग में हो रहा है ना, तो एनाफोरा है। उसके अलावा एक चीज़ और देखो, तुम्हें किसकी आवाज़ आ रही है ज़्यादातर? किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से तुम लिखोगे। यहाँ पे देखो वी विल, इस तरीके से तुम्हें रिपिटेशन हो रही है, आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने इसको एलिट्रेशन भी बोला है, ठीक है? यहाँ पे भी आ रही है, वंस ऑन, है ना? इस तरीके से आपको लिखना है और इस तरीके से आपको राइम स्कीम देनी है और फिगर्स ऑफ स्पीच देनी है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो यहाँ पे अगर तुम देखो W का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है ना? विदाउट, विदाउट, वी वुड, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, W का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें H की आवाज़ भी आ रही है, एच की आवाज़ भी आ रही है, हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एलिट्रेशन हो रहा है। अगर इतना सा भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि साथ में स्टार्टिंग में आ रहा है, कॉन्सोनेंट एच यूज़ हो रहा है बार बार, तो तुम उसको एलिट्रेशन में डाल दोगे, ठीक है? समझ आ गया? इस तरीके से तुम्हें लिखना है और बस एक दो ही बताना है, ऐसा नहीं कि तुम सारा डिटेल में बताने लग जाओ, वो चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट आगे देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, है ना? तो यहाँ देखो तुम्हें एक चीज़ तो यहीं मिल गई, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है? और यहाँ पे तुम्हें क्या होता है, आवाज़ देखनी होती है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे भी देखोगे तो व की आवाज़ आ रही है, इसको भी कंक्लूड करोगे इसके अंदर, ठीक है? यहाँ पे देखो क्लीन क्लोथ्स, सी की आवाज़ आ रही है 2 बार, तो ये सब एलिट्रेशन में जाएगा, है ना? इन द शेड डूइंग नथिंग, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ व्हाट इज़ इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। तो पहले तो हमने देख लिया कि भाई डब्ल्यू डब्ल्यू की, सी की आवाज़ आ रही है, तो ये कब आती है, जब हम स्टार्टिंग वाले देखते हैं
कॉन्सोनेंट्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, तो तुमने एलिट्रेशन लिख दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ तुमने क्या देखी, बार बार ओ की आवाज़ आना, विक्ट्री, नो, सर्वाइवर्स, क्लोथ्स, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ओ की आवाज़ आ रही है तुम्हें बार बार, तो तुमने अजोनेंस डाल दिया क्योंकि वॉवल की आवाज़ आ रही थी। उसके अलावा देखो वॉर का बहुत बार यूज़ हुआ है हर जगह, ठीक है, तो तुमने उसको क्या डाल दिया, रिपीटेशन में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो वॉर्स लिखा है, यहाँ वॉर्स है, यहाँ वॉर्स है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटेशन में डाल दिया। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ यूथ साइलेंस। दो बार डब्ल्यू डब्ल्यू की आवाज़ आ गई, है ना। और फिर क्या हुआ आगे देखो, एस एस की आवाज़ आ गई। और फॉर वन कुड डू नथिंग, परहैप्स अ यूथ साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. देखो यहाँ पे, ये भी देखो, एक ही लाइन में ऑपोजिट भी आ रहे हैं, डेड और अलाइव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटीथीसिस। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll, देखो एक तो एलिट्रेशन है, डब्ल्यू डब्ल्यू और एस एस की आवाज़ आ रही है, और इसके अलावा यहाँ पे इंजैबमेंट तो तुम छोड़ दो, इंजैबमेंट तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। और एक ये याद रख लो, एंटीथीसिस, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही लाइन में ऑपोजिट्स आ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीथीसिस कर लो, इंजैबमेंट छोड़ दो, इंजैबमेंट मत याद रखो, तुम्हें जितने बताए मैंने उतने ही काम के, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की राइम स्कीम देखो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and sleep। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो दो लाइन है ये आपस में राइम कर रही है, तो इनको हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही हैं तो इसको हम बी लिख सकते हैं, और ये अलग जा रही है तो इसको हम सी लिखेंगे। तो तुम्हारे यहाँ राइम स्कीम क्या चल रही है, ए बी और सी। अभी सिर्फ हम इस पर्टिकुलर स्टैंजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ एग्जाम में भी आपको स्टैंजाज ही दिए जाएंगे, पूरी पोम नहीं दी जाएगी, ठीक है। स्टैंजाज के अकॉर्डिंग ही आपको उसकी राइम स्कीम बतानी है। तो आपने बता दिया भाई ए बी सी यूज हुई, यहाँ पे ऑल्टरनेट राइम चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ है, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो एक तो तुमने यहाँ पे क्या देखा कि बार बार कॉन्सोनेंट की आ रही है साथ में आवाज, है ना, तो वो लिखोगे तुम, ठीक है, वो लिखा तुमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेटाफॉर यूज आ रहा है ना, बॉवर क्वाइट को कंपेयर किया जा रहा है ना, कामनेस को कंपेयर किया जा रहा है ब्यूटी की कामिंग से, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ, इसलिए हमने इसमें क्या डाला, मेटाफॉर डाला है। नेक्स्ट आंसर देखो, देयरफॉर एन एवरी मॉरो वी आर रेडिंग, वी रेडिंग, एक तो यहाँ देखो डब्ल्यू की दो बार आवाज आ गई, a flowery bank to bind us to the earth, spite of despotence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall। तो यहाँ देखो ए बी सी वाली राइम स्कीम ही चल रही है ना। एनाफोरा यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, सेम वर्ड का यूज हुआ है दो लाइंस में एक साथ, है ना, नोबल नेचर और ये अनहेल्दी वाली जो लाइन थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एनाफोरा हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ आ रही है स्टार्टिंग में, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू वाली आ रही है, बैंड और बाइंड आ गई, है ना, नोबल नेचर वाली आ गई, एन दो बार आ गया। तो इस तरीके से आपको अगर दो बार भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो आप उसको क्या डाल दोगे, एलिट्रेशन डाल दोगे। मेटाफोर, क्योंकि यहाँ पे रेदिंग ऑफ फ्लारी बैंड को जो है किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है
कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो हमें अर्थ से क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेटाफर यूज़ हुआ है। इमेजरी यहाँ पे हमें जो है मतलब एक इमेजिन करने पे मजबूर कर दिया है चीज़ों को, तो वो इमेजरी डाल दा। इन्वर्जन यहाँ पे देखो वी आर रेदिंग सही होता है ना? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। बट यहाँ देखो आर वी रेदिंग लिखा है, तो यहाँ थोड़ा-सा चेंज कर दिया सब्जेक्ट की जगह को, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, इसलिए यहाँ इन्वर्जन आया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून। अब यहाँ देखो ऐसे यूज आ रहा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स। यहाँ एस का यूज आ गया। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर हिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कोवर्ड। देखो यहाँ सी वाला आ गया, तो यहाँ पे एलिट्रेशन तो है ही, है ना? अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो यहाँ काफ़ी बार रिपीटेशन हुआ है कॉन्सोनेंट्स का, तो एलिट्रेशन है। इमेजरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, जैसे स्प्राउटिंग शेडी बून, है ना, शैडो बून, डैफोडिल्स, ये सब आप इमेजिन कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो चीज़ें। और यहाँ पे एक एंटीथीसिस भी है, क्योंकि दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लिखा गया है ना? देखो ओल्ड और यंग को एक ही लाइन में लिखा गया ऑपोजिट, तो एंटीथीसिस भी हो गया। तो इस तरीके से बस ज़्यादा नहीं, 2 या 3 आप ढूंढ के लिख सकते हो। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of tombs. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven sing. देखो इमेजिनरी भी है काफ़ी सारा यहाँ पर, एलिट्रेशन भी है, काफ़ी बार जो वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट्स हैं वो रिपीट की गए हैं। मेटाफॉर है, इमोर्टल ड्रिंक को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि भाई जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है नेचर के वो फॉर एवर रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसलिए उसको क्या करा है यहाँ पे ब्यूटी को इमोर्टल ड्रिंक से इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, तो मेटाफॉर है। राइम स्कीम तो आपको पता ही है, ए बी बी सी सी चल रही है यहाँ पर। इमेजरी है यहाँ पर कि भाई आप चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, मस्क रोजेस इमेजिन कर रहे हो, है ना? ग्रैंड्योर जो होते हैं मतलब फाइट्स आप इमेजिन कर रहे हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ दी हुई, तो आप इमेजरी लिखोगे। क्लियर? उसके बाद अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे इन 2 लास्ट वाली पोएम की राइम स्कीम्स बताओगे और इनमें क्या-क्या पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं। हर स्टैन्ज़ा के 2-2, ज़्यादा नहीं, 2-2, ठीक है? 3 भी यूज़ हो रहे होंगे तो आप मुझे 2-2 ही बताओगे, है ना? तो ये आपका होमवर्क है, इन दोनों पोएम्स के स्टैन्ज़ास को आज निकालो, बैठ के लिखो, उसके नीचे जगह छोड़ो और फिर उनकी पहले राइम स्कीम देखो कि कोई राइम स्कीम आ रही है यूज़ में या नहीं, उसको लिखो। अगर नहीं है तो नन, अगर इनमें से जो मैंने आज पढ़ाई है उनमें से कोई है तो वो लिखोगे। उसके बाद उसमें क्या-क्या फिगर ऑफ स्पीच आपको दिख रहे हैं यूज़ होते हुए, क्या-क्या पोएटिक डिवाइसेज़ आपको दिख रहे हैं यूज़ होते हुए, एटलीस्ट 2 हर स्टैन्ज़ा के आप मुझे लिखकर बताओगे। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं, कल हम 11th-10th का उठाएँगे। तो दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।